प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसका कोड नंबर है EL 301 के अंतर्गत चैप्टर सेकंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर। मेजरमेंट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर की डिजाइन में ये जो दो पैरामीटर बताएं, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस का बहुत बड़ा रोल है। जो कैस्केडिंग स्टेजेस में एम्पलीफायर जो होते हैं उनमें इनपुट इम्पीडेंस हाई रखी जाती है और आउटपुट इम्पीडेंस लो रखी जाती है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। यहाँ पर दो रूप होते हैं कैस्केड स्टेजेस के, एक तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के पर्पज से यूज होता है और लास्ट स्टेज में पावर एम्पलीफिकेशन का यूज होता है, जो इम्पीडेंस के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। एक सामान्य व्यवहार में एम्पलीफायर में इनपुट व आउटपुट पर करंट का प्रवाह उसकी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस ZI और Z0 द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी धारा जो बहती है इनपुट आउटपुट पर वो इन दोनों इम्पीडेंस द्वारा कंट्रोल की जाती है किसी भी एम्पलीफायर में। अगर इसकी हम परिभाषा देनी चाहें तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ZI एवं Z0 एक प्रकार की संकल्पना है, एक कंसेप्ट है जो जिसका मान हम ओम में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ये एम्पलीफायर डिजाइन की जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, उसको प्रदर्शित करती है। ये असल में एक रेजिस्टेंस मात्र नहीं है, इसकी डिजाइन में सोर्स, दूसरे एम्पलीफायर्स और ट्रांसड्यूसर पर विचार किया जाता है। यानी एम्पलीफायर की जो डिजाइन की थी उसके अगल बगल जो और रेजिस्टेंस और अदर्स जो आइटम लगे थे उनको भी इसकी डिजाइन में कंसीडर किया जाता है। उन सभी का मिलाकर ही इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस का निर्धारण किया जाता है। इनपुट इम्पीडेंस इनपुट टर्मिनल्स पर तथा आउटपुट इम्पीडेंस Z0 एम्पलीफायर के सीरीज में आउटपुट साइड में जुड़ा होता है, जैसा कि फिगर 1 में दर्शा रखा है। यहाँ पर एम्पलीफायर ये दिया हुआ है और इसमें आउटपुट इम्पीडेंस सीरीज में दी हुई है और ये इनपुट इम्पीडेंस पैरेलल में इनपुट साइड में। आउटपुट वोल्टेज Vout है और करंट Vout है और इनपुट टर्मिनल्स पे जो इनपुट वोल्टेज है V इनपुट है और करंट I in है। इनका जो रिलेशन है इनपुट इम्पीडेंस के लिए दिया है Z इनपुट बराबर V इनपुट बटा I इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस Z0 का मान है V आउट बटा I आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर जो चित्र दे रखा है इसमें ये जो नीचे मान है वो I0 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। V0 बटे I0 यानी आउटपुट वोल्टेज बटा आउटपुट करंट का जो रेशो है वो Z0 को निर्धारित करता है। ZI यानी इनपुट इम्पीडेंस हमेशा उच्च हाई होता है और Z0 यानी आउटपुट इम्पीडेंस का मान लो या न्यून होता है। आदर्श एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस का मान इनफिनाइट अनंत रखा जाता है और आउटपुट इम्पीडेंस का मान शून्य रखा जाता है, जबकि व्यवहार में यह संभव नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। Z इनपुट व Z0 का महत्व है, यानी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन सर्किट्स में, इस पर हम विचार करेंगे। इसमें इंपीडेंस मैचिंग कंसेप्ट कार्य करता है, यानी ZI Z0 का जो महत्व है वो इंपीडेंस मैचिंग के लिए होता है, जिसमें एक इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस RS से लोड RL को पावर ट्रांसफर अधिकतम होती है, जबकि RS और RL दोनों बराबर हो।
इसी कंसेप्ट को फिगर 2 के अंदर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यहाँ पर ये कंप्लीट सोर्स है, RS सीरीज में है वोल्टेज सोर्स के, और लोड है RL। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहाँ ट्रांसफर पावर है P बराबर VS बटा RS प्लस RL वोल ब्रैकेट का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय R है। ये ट्रांसफर पावर P को प्रदर्शित करता है। ट्रांसफर पावर या अधिकतम पावर स्थानांतरण की बात करते हैं, इस जबकि मैक्सिमम एफिशिएंसी को ये नहीं दर्शाता है। यानी हम जब पावर ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो उसकी इंपीडेंस मैचिंग से जुड़ा हुआ संबंध होता है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी को ये नहीं प्रदर्शित करता। एफिशिएंसी द्वारा पावर की परसेंटेज प्रदर्शित की जाती है, सोर्स से लोड को स्थानांतरित हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। जबकि ट्रांसफर्ड पावर अधिकतम पावर का मान लोड पर व्यक्त करता है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, एफिशिएंसी और पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर को हम अधिकतम हो इसके लिए इनपुट इंपीडेंस हाई रखी जाती है और आउटपुट इंपीडेंस लो न्यूनतम रखी जाती है, और एफिशिएंसी दोनों का रेशो होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर का। तो दोनों में फर्क है। यहाँ पर एफिशिएंसी को व्यक्त करने के लिए ईटा बराबर 1 बटा 1 प्लस RS बटा RL है। यहाँ पर ये RSL टर्म्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर जो फिगर है, ग्राफ है, वो ट्रांसफर्ड पावर और एफिशिएंसी के बीच में है। यानी एफिशिएंसी ईटा और ट्रांसफर्ड पावर P के बीच में ये एक रिलेशन है ग्राफ का, रेशो RL बटा RS के साथ। यहाँ RL लोड रेजिस्टेंस है, RS सोर्स रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है? जब ये RL बराबर RS होता है, यहाँ पर 1 होता है, जब यहाँ पर ये अधिकतम पावर ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है। ये सारी जो ग्राफ है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए है, यानी ट्रांसफर पावर के लिए है, और साथ ही ये जो ग्राफ है ये एफिशिएंसी को प्रदर्शित करता है। तो एफिशिएंसी RL RS के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, जबकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहाँ होता है? जहाँ पर RL बराबर RS हो, इस ग्राफ के अनुसार। इस पे और आगे हम चर्चा करते हैं। फिगर जो 3 पीछे दिया था, ये ट्रांसफर पावर एंड एफिशिएंसी एज ए फंक्शन ऑफ RLS, ये जो फिगर 3 है इसकी हम बात करते हैं। तो फिगर 3 में ट्रांसफर पावर मैक्सिमम होती है जब RL बराबर RS हो, यानी RL बटे RS बराबर 1। परफेक्ट इंपीडेंस मैच के लिए एफिशिएंसी 50% तक पहुंचती है। 100% ये RL जो परफेक्ट इंपीडेंस मैच के लिए एफिशिएंसी 50% तक पहुंचती है। अगर इसको हम सूत्र के आधार पे इसको प्रदर्शित किया, जैसे सूत्र पीछे था, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर V यहाँ पर RS बटा RL ये 1 है इसका मान, तो ये 1 मान है, तो ये 1/2 होगा, तो एफिशिएंसी आ गई 50%, यानी 0.5 का मान आएगा एफिशिएंसी का। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला गया है, ये 50% एफिशिएंसी प्राप्त होती है कब? जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ये कंडीशन होती है RL बटा RS बराबर 1। 100% एफिशिएंसी, आइडियल एफिशिएंसी प्राप्त करने तो RL बटा RS का मान इन्फिनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, यानी RL इन्फिनाइट की तरफ पहुंचे और RS 0 पे पहुंचे। तो ये या दोनों हो तो भी 100% आइडियल एफिशिएंसी भी प्राप्त की जा सकती है, पर ये प्रैक्टिकल रूप में ये संभव नहीं होता है। जब RS बटा RS का मान बढ़ता है तो ट्रांसफर पावर का मान घटता है, यानी RL वेरी वेरी ग्रेटर देन RS, तब ट्रांसफर पावर का मान घटता है। और जब RL, ये ग्राफ के अंदर भी इसी चीज़ को दर्शाया गया है, जब RL बटे RS का मान बढ़ता है तो TP का मान, ट्रांसफर पावर का मान घटता है। RL लेस देन RS होता है तब मोस्ट पावर सोर्स में ही, यानी पावर मोस्टली सोर्स के अंदर ही डेसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है, जिससे एफिशिएंसी कमज़ोर होती है और ट्रांसफर का मान भी
बढ़ता है इस केस में। सामान्य नियमानुसार हाई इंपीडेंस एवं लो आउटपुट इंपीडेंस होना आवश्यक है। अगला जो पॉइंट्स है, RL बटे RS ग्रेटर देन 1, यानी RL अगर RS से बड़ा हो तो ZI व ZN का मान हमें स्वीकार्य होता है किसी एम्पलीफायर स्टेजेस के लिए। वोल्टेज ट्रांसफर हेतु फर्स्ट स्टेज का आउटपुट इम्पीडेंस सेकेंड स्टेज के इनपुट इम्पीडेंस से कम होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप सेकेंड स्टेज के इनपुट पर अधिक होती है इन कंपेयर टू आउटपुट फर्स्ट स्टेज के आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप के सापेक्ष। यानी सेकेंड स्टेज पर वोल्टेज ड्रॉप होती है वो फर्स्ट स्टेज आउटपुट वोल्टेज से अधिक होती है, क्योंकि यहां पर इंपीडेंस का मान सेकेंड स्टेज पे इनपुट इंपीडेंस का मान अधिक है, से वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होती है, और फर्स्ट स्टेज के आउटपुट इंपीडेंस का मान कम है, से वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कम होती है। जबकि पावर ट्रांसफर की बात करते हैं तो इंपीडेंस मैचिंग होना जरूरी है ताकि अधिकतम पावर ट्रांसफर सभी स्टेजों से स्थानांतरित हो सके। तो ये इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस किसी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो विभिन्न स्टेजेज हैं उनमें मेंटेन रखा जाए ताकि अधिकतम पावर ट्रांसफर हो सके। तो आज के लिए इतना ही है। इसमें और आपको बताया जाएगा जिसमें इसके सेशनल्स हैं, सॉरी वो असाइनमेंट्स हैं, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा और उसके अनुसार आप काम कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।